हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों चैप्टर्स के आपको हमने बुक के क्वेश्चन तक भी नोट करवा दिए हैं। आज हम एक नए चैप्टर के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं और नया चैप्टर है हमारा चैप्टर थर्ड, जेनेटिक्स। Our new chapter genetics is going on today. In this chapter we study about genetics. What is the genetics and who is the father of genetics and who proposed genetics word. तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स को किसने प्रपोज किया था और जेनेटिक्स के लॉज क्या हैं। तो जेनेटिक वर्ड जब भी आता है तो हमारे ध्यान में आता है मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही प्रपोज्ड 3 हेरिडिटीज लॉ। उसने 3 हेरिडिटी के लॉज को प्रपोज किया और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स क्या होती है, तो देखो मैं डिफाइन कर रहा हूं जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स क्या है तो आप नोट करेंगे यहां पे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच deals with the branch of biology which deals with the study of heredity, which deals with the study of heredity and वेरिएशंस। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशंस का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे आप, जेनेटिक्स बोलेंगे। अब देखिए, द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, ये जो टर्म थी, द टर्म्स जेनेटिक्स कॉइन्ड बाय बैटसन। जेनेटिक जो टर्म थी वो किसके द्वारा दी गई थी, बैटसन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, बैटसन के द्वारा। कब दी गई थी, 1905 में। ठीक है ना। और ये जो जेनेटिक्स टर्म है ये किससे डेवलप हुई है, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड कौन सा है, जीन। जेनेटिक जो टर्म है उसको कहाँ से ड्राइव किया गया था, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जीन, वहाँ से जेनेटिक शब्द को ड्राइव किया गया था। अब देखो मैं यहीं पे नोट कर रहा हूँ, ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल, फुल नेम लिख रहा हूँ उसका मैं, ग्रेगर जोहन मेंडल is called father of genetics। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जेनेटिक्स जो वर्ड है इसको हमने यहाँ पर जो डिफाइन किया है, इस जेनेटिक्स की डेफिनेशन में आपको बता दिया कि जेनेटिक वर्ड को किसने कॉइंड किया था, बैटसन ने।
कहाँ से डेवलप हुआ, ये जीन वर्ड से जो ग्रीक लैंग्वेज का है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल। ये मेंडल का फुल नेम है, कई बार पूछ लिया जाता है, राइट द फुल नेम ऑफ मेंडल, तो ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी कैरेक्टर, देखो कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हमको जेनेटिक्स की जो प्रोसेस है वो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो जनक होते हैं, जैसे आपके फादर और मदर हैं, और फादर और मदर के जो कैरेक्टर्स है वो उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो वन फिलियन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलेंगे। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड, वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड, अनेक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। कहाँ पे होते हैं, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये किसके द्वारा होते हैं, बाई गेमिट्स, बाई गेमिट्स, गेमिट्स के द्वारा, बाई गेमिट्स। और ये जो कैरेक्टर होते हैं इन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, दीज कैरेक्टर्स आर नॉन एज, दीज कैरेक्टर्स आर नॉन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। इन्हीं कैरेक्टर्स को क्या बोलेंगे आप, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू बहुत से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। और इन कैरेक्टर्स को, जो ट्रांसमिट होने वाले कैरेक्टर्स हैं, इनको ही क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। इन कैरेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके जो फादर और मदर हैं उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जा रहे हैं। जैसे आपकी शक्ल और सूरत आपके माता या पिता के जैसी होती है कि नहीं होती है। आपकी बॉडी की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, कद काठी जो भी जिसको बोलते हैं, रंग रूप जो भी होता है, वो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स जाता है कि नहीं जाता। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स कहाँ से आए थे, ये कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से जनरेशन में आते हैं इनको ही क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। यही क्या कहलाते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी हेरिडिटी। नेक्स्ट टर्म क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है इसको भी ध्यान से देखेंगे।
जो ये कैरेक्टर्स हैं, कौन से? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। इन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से अदर जनरेशन में जाना, यानी कि पेरेंट से कहाँ जाना? जनरेशन में जाना। पेरेंटियल कैरेक्टर कहाँ पहुँच जाएं? जनरेशन में पहुँच जाएं, तो वो क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। तो लिखेंगे द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का। अब देखो कहां से कहां ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग। फ्रॉम कहां से? माता पिता से। पेरेंटल, फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग्स। अब माता पिता से ये जो लक्षण ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो गए, अब इसको क्या बोल रहे हैं आप? हेरिडिटी बोल रहे हैं। कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं। इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसको ही क्या बोलेंगे हम? हेरिडिटी बोलते हैं। अब देखो हेरिडिटी जो वर्ड है, हेरिडिटी जो टर्म है या जो वर्ड है, ये किसके द्वारा कॉइंड किया गया था? तो यहां पे नोट करता हूं, द टर्म हेरिडिटी इज कॉइंड बाय, इज कॉइंड बाय स्पेंसर, इज कॉइंड बाय स्पेंसर। और ये 1863 में कॉइंड की गई थी। ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैंने ये आपको क्या लिखे? मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, और 3 डेफिनेशंस के थ्रू आपको जेनेटिक्स की जो शब्दावली है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो होते हैं जो अपने माता पिता से बच्चों के अंदर आते हैं, और माता पिता से बच्चों के अंदर जाने वाले जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हेरिडिटी जो वर्ड है वो किसके द्वारा कॉइंड किया गया था? स्पेंसर के द्वारा। यहाँ पे हमने नोट कर दिया स्पेंसर। ठीक है ना। तो ये कई बार पूछा जाता है कि द वर्ड हेरिडिटी इज कॉइंड बाय स्पेंसर, द वर्ड जेनेटिक्स इज कॉइंड बाय बेटसन। तो ये वर्ड हमको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और ये किसके द्वारा कॉइंड किए गए थे, इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट टर्म देखते हैं, आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं हम ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, ये आइडेंटिफाई किया होता कि बहुत सी ऐसी ऑफस्प्रिंग्स होती हैं या ऐसी नेक्स्ट जनरेशन होती है जो डिफरेंस होती है अपने पेरेंटियल जनरेशन से। तो पेरेंटियल जनरेशन से जब हटके थोड़ी सी जनरेशन आपको ऑब्टेन होती है तो उसके अंदर बोलते हैं हम कि इसमें कुछ वेरिएशंस आ गई हैं। ठीक है ना। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो आपके संतानें होती हैं, उन संतानों के अंदर जो ये वेरिएशंस आती हैं वो किसके कारण आती हैं? तो हम देखते हैं यहाँ कॉज ऑफ वेरिएशंस। ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं बाई वेरिएशंस अकर्स इन ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वेरिएशंस क्यों आती हैं? तो देखो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। आपने 9th क्लास में डिवीजन पढ़े थे, सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन पढ़े थे ना, और ये सेल डिवीजन थे आपके पास दो टाइप के, मियोसिस और माइटोसिस। ये दो डिवीजन पढ़े थे आपने। अब मियोसिस डिवीजन में आपने पढ़ा था एक टर्म, इसकी जो टोटल स्टेज होती है वो कौन सी होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये इसकी टर्म्स होती हैं मियोसिस के अंदर। इन टर्म्स के अंदर इनको इसको डिवाइड किया गया था। तो इसकी जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज स्टेज में क्या होता था? इस प्रोफेज स्टेज के अंदर एक घटना हुई थी और उसको बोला था हमने क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस जो डिवीजन होता है सेल का, उस सेल डिवीजन में प्रोफेज स्टेज होती है। इस प्रोफेज स्टेज के अंदर ये वाली फिनोमेना होता है, ये फिनोमेना होता है, ये घटना होती है क्या? क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि इसमें प्रोफेज स्टेज में आपने देखा होगा इस तरह से हमने एक गुणसूत्र बनाए थे, क्रोमोसोम्स को ड्रॉ किया था। ये क्रोमोसोम्स का एक पेयर होता है और इस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इस क्रोमोसोम्स के जो सरफेस होती है उस सरफेस पर जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स की जो सरफेस है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। बात कर रहे हैं हम किसकी? क्रोमोसोम्स की, ठीक है ना। और क्रोमोसोम्स की जो सरफेस है उस पर कौन प्रेजेंट है? जीन, ठीक है ना। अब देखो एक क्रोमोसोम बना रहा हूं मैं आपको, इस तरह से एक क्रोमोसोम आप ड्रॉ कर सकते हो। ये क्रोमोसोम हो गया, ये इसका मिडिल पार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और इसको बोला था हमने क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स होते हैं, इन क्रोमेटिड्स की जो सरफेस होती है, इस सरफेस पर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ये क्या प्रेजेंट होते हैं? इनको क्या बोलेंगे? जीन्स, ठीक है ना। ये जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल का, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट होती हैं किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर, प्रोफेज स्टेज में। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। इसके अंदर दो क्रोमेटिड्स होते हैं और दोनों क्रोमेटिड्स जो होंगे वो सेंट्रोमियर से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में होगी। अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये क्रोमोसोम्स ले लिए अलग अलग, ठीक है ना। एक क्रोमोसोम ये ले लिया मैंने और दूसरा ये हो गया। इस तरह से ये दो क्रोमोसोम्स हो गए। अब इस क्रोमोसोम्स को मैं गहरा कर रहा हूँ, जिससे आपको पता लगे इसकी सरफेस पर भी जीन है, इसकी सरफेस पर भी जीन है, ठीक है ना। अब क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? देखो, इस सेंट्रोमियर वाले पार्ट से इस गुणसूत्र का, इस क्रोमोसोम का ये वाला जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड इससे सेपरेट होता है। ये वाला क्रोमेटिड क्या होता है? सेपरेट होता है। और इस वाले क्रोमोसोम से ये वाला क्रोमेटिड सेपरेट होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या फॉर्म होगी? नेक्स्ट कंडीशन में आपके पास जो क्रोमोसोम्स फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा। एक क्रोमोसोम्स हो गया और दूसरा क्रोमोसोम बनाता हूं मैं। ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। अब देखो, ये वाला पार्ट तो इसके पास चला गया और ये वाला पार्ट इसके पास चला गया। तो इससे आगे जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी वो ये आएगी। ये वाला पार्ट इसमें आ गया और ये जो क्रोमोसोम था वो आपके पास इस तरह की कंडीशन का था। यानी कि ये जो ब्लैंक पार्ट आपको दिख रहा है वो किसका था? इसका था। तो इस क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है, इसमें
एक गुणसूत्र, एक जो क्रोमोसोम होता है उसका क्रोमेटिड सेपरेट होकर अदर क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स के साथ अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट थे वो जीन्स, सॉरी यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट थे उनका ऑर्डर अलग था, यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट थे उनका ऑर्डर अलग था, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्डर वाले जीन यहाँ पे आ गए, इसके अंदर आ गए, और ये डिफरेंट ऑर्डर वाला जीन इसके अंदर चला गया। ठीक है ना। अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं 3 जो यहाँ रिमेन्स हैं, इनके पास जो ऑर्डर है वो इससे डिफरेंस है, और इसके पास जो ऑर्डर है वो इन तीनों से डिफरेंस है। तो जीनों का जो ऑर्डर होगा उसको मैं मान लेता हूँ, जैसे अगर ऑर्डर A C G T U इस तरह का ऑर्डर था इस पर, अब ये नेक्स्ट जब क्रोमोसोम पर गया तो ये ऑर्डर इस तरह से हो गया A G C U T, तो ऑर्डर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जो ऑर्डर चेंज हो गया, ये जीन्स हैं और एवरी जीन्स कंट्रोल 1 कैरेक्टर, एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब ये जो इनका ऑर्डर चेंज हुआ है, इस ऑर्डर चेंज होने के कारण क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल ब्लैक होती हैं, लेकिन जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों की आंखें कंजी हो जाती हैं या नीली हो जाती हैं, भूरी हो जाती हैं। पेरेंट्स के हाथों में 5 फिंगर्स होती हैं, इसमें भी 5 फिंगर्स हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स यानी कि जो संतान पैदा हो रही है उसके हाथ में 6 आ जाती हैं। पेरेंट्स के बाल सिंपल होते हैं, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होने वाली हैं उनके बाल घुंघराले हो जाते हैं। इस तरह के न्यू वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग्स में आ गई जो पेरेंट्स के अंदर तो प्रेजेंट ही नहीं थी। तो ये न्यू वेरिएशंस किसके कारण आ गई? ये न्यू वेरिएशंस आई हैं क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्योंकि जो सेल डिवीजन की मियोसिस जो सेल डिवीजन था उस मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई थी, और उस क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के दौरान जीन्स का ऑर्डर चेंज हो गया, और जैसे जीन्स का ऑर्डर चेंज हुआ है तो उस ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वेरिएशंस आपको दिखाई देने लगती हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है ना, आंसर नोट करेंगे अब हम इसका। लिखते हैं, देखो, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका आंसर होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स फॉर्म होंगे, और जहाँ पर गैमीट्स फॉर्म होंगे वहीं पर मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस अकर्स, वेरिएशंस अकर्स, वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती हैं अकर्स अमोंग इंडिविजुअल्स, अमोंग individuals of the same species, of the same species। ठीक है ना, समान प्रजातियों के अंदर, समान प्रजातियों के अंदर विभिन्नताएं आ जाती हैं ड्यू टू स्पीसीज, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। किसके कारण आती हैं? क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग
meiosis due to crossing over during meiosis। ये वेरिएशंस का रीजन हो गया कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर किस तरह से वेरिएशंस अकर्स होती हैं, जबकि उनकी स्पीसीज कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है ना। जैसे आपने जानवरों में देखा होगा, एनिमल्स के अंदर देखा होगा कि आपकी गाय बिल्कुल वाइट कलर की है, बट उससे जो बछड़ा पैदा हुआ है उस पर काले सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते? इस तरह से वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये वेरिएशंस का रीजन हो गया। अब हम बात करते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल कौन थे और वो क्या और कौन से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंडल की ब्रीफ लाइफ का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर बताते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रीफ लाइफ ऑफ मेंडल। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रीफ लाइफ और इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल। मेंडल का जीवन परिचय यहाँ पर हम देख रहे हैं। मेंडल कब जन्मे थे, उन्होंने क्या किया था और उन्होंने किस पर अपने हाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट किए थे। ठीक है ना। तो लिखेंगे मेंडल वाज born on, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। मेंडल वाज born on 22 जुलाई 1822। इनका जो बॉर्न हुआ था वो कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 इन सिलिसियन विलेज ऑफ सिलिसियन विलेज ऑफ हेंजनडॉर्फ। हेंजनडॉर्फ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। मेंडल का जो बर्न हुआ था, मेंडल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1822 को। ऑस्ट्रिया कंट्री है, हेंजनडॉर्फ उसका स्टेट है और सिलिसियन इसका विलेज है। ठीक है ना। सिलिसियन विलेज ऑफ हेंजनडॉर्फ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया। मेंडल ने बहुत कम उम्र में फिलॉसफी में डिग्री ले ली और फिलॉसफी में डिग्री लेने के बाद ये ऑस्ट्रिया का एक सिटी था ब्रुन सिटी। उस ब्रुन सिटी में एक चर्च थी और उस चर्च के अंदर ये क्या बन गए, पुजारी बन गए। उस चर्च में पूजा पाठ करने वाले। ठीक है ना। अब उस चर्च का एक गार्डन था। उस चर्च के गार्डन में इन्होंने गार्डन पी का प्लांट लगाया। उद्यान मटर का पौधा, यानी कि मटर का पौधा इन्होंने गार्डन के अंदर लगा दिया और उस मटर के पौधे पर इन्होंने अपने हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल ने 7 इयर्स तक हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए और 7 साल तक ये प्रयोग करने के बाद मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए थे उन रिजल्ट्स को लेकर ये ऑस्ट्रिया में जो ब्रुन सिटी थी जहाँ पर ये पादरी थे, उस ब्रुन सिटी की एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के पास ये अपने रिजल्ट्स को लेकर पहुँचे। सोसाइटी ने इनके रिजल्ट्स को, उनकी जो ईयरली एक न्यूज़पेपर छपता था, उस ईयरली न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने प्रिंट कर दिया हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स के नाम से हेडिंग डालकर।
लेकिन मेंडल ने जो अपने ये जो हाइब्रिड यानी कि हेरिडिटी के जो इसमें लॉस दिए थे उनको उस सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, माना नहीं था उनको, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था कि आपके जो नियम हैं ये सही भी हो सकते हैं। तो इसके बाद 6 जून को और 6 जून 1884 को मेंडल की डेथ हो जाती है और डेथ होने के साथ साथ उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो वहाँ ज्यों के त्यों पड़े रह गए थे। मेंडल को अपने जीते जी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली थी, ठीक है ना। लेकिन मैंने फर्स्ट में लिखा था फिर भी मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला है, उसका रीजन हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम ब्रीफ देखते हैं इसकी, ब्रीफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं इसको नोट करने जा रहा हूँ। In 1842, after receiving a degree in philosophy, in 1842, after receiving a degree in philosophy, a degree in philosophy, एक 1842 में इन्होंने फिलॉसफी की डिग्री को प्राप्त किया था। ही बिकम ए प्राइस्ट इन द चर्च ऑफ व्रन सिटी, ही बिकेम ए प्राइस्ट, ही बिकेम a priest in the church of Bruntown of Austria। ऑस्ट्रिया देश का ही ब्रुन शहर था, उस ब्रुन शहर की चर्च में प्रीस्ट बन गए, ठीक है ना। यहाँ पर मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया था। मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी, गार्डन पी यानी कि पी का बॉटनिकल नाम लिख दूं यहां पर मैं, पाइसम सैटाइवम, ये इसका बॉटनिकल नेम है पी का, ध्यान रखना है। फॉर 7 ईयर, कितने साल तक किए प्रयोग इसने? 7 साल तक, फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक इन्होंने यहाँ पर इसका जो गार्डन था उसमें गार्डन पी को बोकर अपने एक्सपेरिमेंट किए। द फाइंडिंग ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, he prepared his research paper from these एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट से उसने अपने रिसर्च पेपर को तैयार किया एंड प्रेजेंटेड टू द ब्रुन सोसाइटी ऑफ एंड
presented to the Brunn Society of Natural History। उसने अपने जो रिसर्च पेपर तैयार किए थे इन प्रयोगों के बाद उनको किसके सामने प्रेजेंट किया था? ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसके सामने उसने अपने इन रिसर्च पेपर को प्रेजेंट किया था। ठीक है ना? हिस्ट्री। अब देखो इस सोसाइटी ने क्या किया? दिस सोसाइटी पब्लिश्ड, इस सोसाइटी ने अपनी एनुअल जो प्रोसीडिंग थी उसमें इनको पब्लिश किया। दिस सोसाइटी पब्लिश्ड देम इन द दिस सोसाइटी published these experiment in annual proceeding। इन्होंने अपनी जो वार्षिकी होती है साल भर में निकालते हैं एनुअल प्रोसीडिंग। एनुअल प्रोसीडिंग में इन्होंने उसको प्रकाशित कर दिया और उसका जो टाइटल था वो क्या रखा? टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इंटाइल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये टाइटल था जिस टाइटल के द्वारा इसके एक्सपेरिमेंट को इस सोसाइटी ने अपने एनुअल्स जो थी प्रोसीडिंग उसमें प्रकाशित किया था। ठीक है ना? लेकिन society did not accept these results। लेकिन सोसाइटी ने इनको स्वीकार नहीं किया। किसको? इनके रिजल्ट्स को, या दिस एक्सपेरिमेंट्स लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। अब क्या हुआ? इसके बाद मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल डाइड ऑन जनवरी 6, 1884। मेंडल डाइड ऑन जनवरी 6, 1884। ये इसकी ब्रीफ लाइफ हो गई। ठीक है ना? इसमें आपने सारी चीज़ें बता दी, हमने इसमें सब चीज़ बता दी कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, कब इनका जन्म हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। इसके बाद मेंडल ने कहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, फिर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को लेकर कहाँ गए और उस सोसाइटी ने इनके साथ क्या किया और उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट करने के बाद इनकी कब डेथ हो गई थी। तो ये ब्रीफ लाइफ इंट्रोडक्शन होगी मेंडल की। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। मेंडल वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन सिलीसियन विलेज ऑफ हेंजनडॉर्फ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को सिलीसियन गांव ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडॉर्फ प्रांत था, उसका गांव था सिलीसियन, यहाँ पर हुआ था। 1842 में इन्होंने
क्या डिग्री प्राप्त की थी? फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की थी। क्या डिग्री प्राप्त की थी? फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की थी। फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त करने के बाद ये प्राइस्ट बन गए कहाँ पर? चर्च में। चर्च कहाँ पर था? ब्रुन टाउन के अंदर। और ब्रुन टाउन कहाँ पर था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का जो ब्रुन टाउन था उसके अंदर ये क्या बन गए? प्राइस्ट बन गए। मेंडल परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी का मैंने यहाँ पर साइंटिफिक नाम भी लिखा है, पाइसम सैटाइवम। फॉर 7 ईयर्स, 7 वर्ष तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ही प्रिपेयर्ड हिज रिसर्च पेपर, और फिर एक्सपेरिमेंट कर लिए तो फिर उसने अपने क्या करे? रिसर्च पेपर तैयार करे। और रिसर्च पेपर तैयार करने के बाद उनको कहाँ पर प्रेजेंट किया? ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष उन्होंने उनको प्रस्तुत किया। अब इस सोसाइटी ने क्या किया? इस सोसाइटी ने इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिश किया अपने एनुअल प्रोसीडिंग में, और उसका टाइटल क्या रखा? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये उनका टाइटल था। लेकिन सोसाइटी ने इनके जो रिजल्ट्स थे इनको स्वीकार नहीं किया था, यानी कि उनको मान्यता नहीं दी थी इनको। तो इसके बाद मेंडल डाइड ऑन जनवरी 6, 1884। 1884 को इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका ब्रीफ लाइफ होता है ये मेंडल का, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम, नोट करें इसको। अब देखते हैं, देखो मेंडेलिज्म क्या होती है? मेंडेलिज्म क्या है? मेंडेलिज्म किसको बोलेंगे? देखो, मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट किया था गार्डन पी के ऊपर। और गार्डन पी पर जब इन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया तो उससे कुछ रिजल्ट्स निकाले, और उन रिजल्ट्स से इन्होंने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। और 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन से थे? तो फर्स्ट था इसका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असर्टमेंट। ये जो 3 लॉज हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? मेंडेलिज्म बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ results, on the basis of results of experiments on garden pea of hybridization experiments on garden pea। गार्डन पी पर हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके परिणामों के आधार पर मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल प्रपोज्ड द 3 laws of inheritance। कौन कौन से लॉ थे? अब उन लॉज के हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। पहला था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड थर्ड कौन सा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ उसने इनहेरिटेंस के 3 लॉ यहां पर प्रपोज किए थे, और इसको ही क्या बोलते हैं हम? मेंडेलिज्म। These
laws are known as मेंडलिज्म। यानी जो लॉ है, ये जो नियम है, इनको क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म। ठीक है ना। तो मेंडलिज्म क्या है? मेंडलिज्म में आपने देखा था मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी के ऊपर, उससे कुछ रिजल्ट्स निकाले और उन रिजल्ट्स के आधार पर उसने 3 नियम दिए। किसके? इनहेरिटेंस के। और 3 नियम कौन कौन से थे? पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम दिए और ये जो तीनों नियम दिए थे, इन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म बोलते हैं। यही क्या कहलाता है? मेंडलिज्म। ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए और गार्डन पी पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उस गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ उसके जो सक्सेस के रीजन थे वो क्या थे, वो किस तरह से सक्सेस हुआ उन गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो व्हाट इज द रीजन टू सक्सेस द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स? मेंडल के प्रयोगों की सफलता के क्या कारण थे? तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं मेंडल के सक्सेस के रीजन्स के बारे में। नेक्स्ट में नोट करेंगे रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस। रीजन्स फॉर मेंडल्स सक्सेस। मेंडल सफल क्यों हुआ? ठीक है ना। तो इसकी सक्सेस के क्या रीजन थे? पहला रीजन देखते हैं हम इसका। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस Mendel studied the inheritance of one character at a time। इसका मतलब क्या है? देखो, आपने पता है मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक प्रयोग किए थे। ठीक है ना। कितने साल तक प्रयोग किए थे? 7 ईयर्स तक उसने एक्सपेरिमेंट किए। तो 7 ईयर्स तक उसने जब एक्सपेरिमेंट किए तो मेंडल ने मटर का जो प्लांट था, पी जो प्लांट था, उसके अंदर 7 कैरेक्टर्स को डिस्कवर किया। क्या किया उसने? 7 कैरेक्टर्स को डिस्कवर किया और 7 कैरेक्टर्स को डिस्कवर करने के बाद उसने एक बार में, एक साल में एक कैरेक्टर को स्टडी किया था। उसने केवल एक बार में एक कैरेक्टर को ही स्टडी किया था। समझ में आ रही है बात? मेंडल ने 7 साल तक 7 लक्षणों पर प्रयोग किए, तो एक साल में एक लक्षण पर प्रयोग किया। तो एक बार में जब एक ही लक्षण पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वह बड़े अच्छे ढंग से उन एक्सपेरिमेंट्स को कर सकता है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस वन कैरेक्टर एट ए टाइम। इन्होंने जो प्रयोग किए थे उनमें एक लक्षण का एक समय में अध्ययन किया था, यानी कि एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। और दूसरा इसका जो सक्सेस होने का रीजन था वो क्या था? मेंडल मेंटेन्ड द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। मेंडल मेंटेन द स्टैटिस्टिकल
स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड, सांख्यिकी रिकॉर्ड रखा था उसने, स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज्ड देम केयरफुली, ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज्ड देम केयरफुली, और उनको सावधानी पूर्वक उनका अध्ययन रखा। उसने सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखा, यानी कि जिस लक्षण को वो एक्सपेरिमेंट में स्टडी कर रहा था उस कैरेक्टर का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखता था लिखित में। लिखित में जब पूरा रिकॉर्ड रखता था तो जब भी जरूरत पड़ती तो उसको चेक कर लेता था। तो उस स्टेटिस्टिकल की जो रिकॉर्ड था उसको रखकर उसने जो एनालाइज किया उसको सावधानी पूर्वक कर सकता है। उसने उनको क्या एनालाइज किया, सावधानी पूर्वक, एनालाइज्ड देम केयरफुली। और थर्ड था मेंडल सेलेक्ट द प्लांट मटेरियल ऑफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट्स केयरफुली। मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल, मेंडल selected the plant material, मेंडल ने जो पौधा चुना था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, केयरफुली, बड़ा सावधानी पूर्वक उसने पौधे को चुना था। उसने मटर के पौधे को सावधानी पूर्वक चुना था, क्योंकि देखो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि मटर का जो पौधा होता है, पी जो प्लांट होता है, उसका लाइफ स्पान छोटा होता है। वो एक साल में उसकी 3 या 4 जनरेशन आप ऑब्टेन कर सकते हो। प्लांट पी जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, बड़ा प्लांट नहीं होता, इसलिए इजी वे में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर वो मटर की जगह पर कोई पीपल या नीम का पेड़ लेता तो क्या वो एक्सपेरिमेंट्स कर पाता? नो। तो उसने जो प्लांट मटेरियल का सिलेक्शन किया था उसको बड़ा केयरफुली किया था। तो ये 3 रीजन थे उसकी सक्सेस के। एक तो पहला तो क्या था, उसने एक बार में एक लक्षण का अध्ययन किया। दूसरा क्या था, उसने सारे के सारे जो स्टैटिस्टिकल जो रिकॉर्ड थे उनको एनालाइज किया और सावधानी पूर्वक मेंटेन किया। और तीसरा कारण था कि मेंडल ने जिस प्लांट मटेरियल को सेलेक्ट किया वो बड़ा सावधानी पूर्वक काम था। उसने प्लांट मटेरियल के रूप में किसको चुना था? पी प्लांट को चुना था। तो ये मेंडल के सक्सेस के रीजन है, आप इनको नोट कीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन ओके।